सिर्फ 1-2 मिनट बाद जो है लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा हमारा। आज जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं उनका आज ये वाला जो चैप्टर है वो एंड हो जाना है, और जो 5th वाले स्टूडेंट्स अगर हैं उनके लेक्चर होंगे मजीद 2 लेक्चर, लेकिन उनको अलहदा लेक्चर देने, फिर उन्होंने आप लोगों के साथ लेक्चर नहीं लेना फर्स्ट वालों के साथ। आज फर्स्ट और 5th वाले आज पढ़ा के अलहदा कर देंगे। और मज़े की बात, जब केमिस्ट्री वाले फर्स्ट में से 5th में पहुंचेंगे तो फिर यही चीज़ें जो हैं स्टीरियो वाली, ये इनको दोबारा फिर कुछ जो टॉपिक 5th वालों ने फर्स्ट वालों के साथ पढ़े, ये फर्स्ट वाले जब फर्स्ट में थे ना तो ये पढ़ कर आए हुए तो सर रिवाइज कर रहे थे, और इनके 5th में के सिलेबस में भी थी। ये भी बात नहीं है कि 5th के सिलेबस में नहीं। तो जिस यूनिवर्सिटी ने भंग पी के सिलेबस बनाया होया वा फिर फर्स्ट ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਟੌਪਿਕਸ ਪਾਏ ਆ, 5th ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ टॉपिक्स पाए आ। तो जब टॉपिक सेम है तो फिर पढ़ाना भी सेम है। तकरीबन मैं जब भी पढ़ाता हूँ 5th को भी उतनी डिटेल बताता हूँ, फर्स्ट वालों को भी उतनी डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बुक में तकरीबन दोनों की डिटेल 5वें सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर में बराबर बराबर ही लिखी हुई है। अब जो है जो बच्चे लेक्चर रिकॉर्डिंग करते होते हैं वो लेक्चर काइंडली रिकॉर्डिंग पे लगा लें, क्योंकि अगर फाइल जो है किसी का मिस हो गया फिर मांगते फिरेंगे सारे एक दूसरे से। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो कि रिकॉर्डिंग करते हैं, अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही, इतनी देर से मैं कह रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग पे लगा लें। अल्लाह यार, आपको आवाज़ मेरी बिल्कुल ठीक आ रही है? अगर आप जो है वो बता सके तो ये नीचे जो है यहाँ जो ऑप्शन सा बना हुआ है इससे। हेलो, करें स्टार्ट? स्टूडेंट्स स्टार्ट करें, काइंडली बता दें। अल्लाह यार, जी बच्चे। हेलो, क्या सर स्क्रीन शो आवाज नहीं आ हो रही? रही सर? स्क्रीन शो नहीं हो रही? नो सर। एक मिनट, अब शो हो रही है? हाँ जी सर, अब शो हो रही सर। हाँ, तो वो स्क्रीन ही थी जो था, आप भी स्क्रीन ही सर है।
सर वो पहले कुछ भी नहीं शो हो रहा था, बस सर वो अटेंडेंस वगैरह शो हो रही है सर, पहले कुछ भी नहीं शो हो रहा था। अच्छा जी सर। चलो अब मैं स्टार्ट करता हूँ फिर, ठीक है। जी सर। जी सर। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक टॉपिक लिखा हुआ मिल रहा होगा, कंपाउंड्स विद सेवरल कायरल कार्बन एटम्स। अगर एक कंपाउंड में एक से ज्यादा कायरल कार्बन आ जाए तो फिर उसके कितने आइसोमर्स जो है वो पॉसिबल हो सकते हैं। उसके लिए उन्होंने फार्मूला लिखा है 2 एक्सपोनेंट n। ये आपको फार्मूला लिखा हुआ मिल रहा होगा 2 एक्सपोनेंट n, और n यहाँ पर शो कर रहा है नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम्स को। उससे हमारे पास आ जाएंगे कि उस मॉलिक्यूल के कितने पॉसिबल जो हैं आइसोमर्स हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं। चलो आपको इसको समझाने के लिए से हम कहते हैं, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में ना 2 कायरल कार्बन है। एक ये वाली कायरल कार्बन है। ये कायरल कार्बन कैसे है? कायरल कार्बन होती कौन सी कार्बन है? जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप जो बाउंड हो। इस कार्बन के साथ एक क्लोराइड लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल, और एक ये पूरा ग्रुप। ये वाली कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप लगे, एक क्लोराइड, एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल, और एक ये पूरा ग्रुप। इसी तरह ये वाली कार्बन के साथ भी 4 डिफरेंट ग्रुप लगे, एक OH, एक H, एक मिथाइल, और एक ये वाला पूरा ग्रुप। अब ये वाला जो कंपाउंड है इसमें 2 कायरल कार्बन है। ये वाली कार्बन भी कायरल है, ये वाली कार्बन भी कायरल है। तो इसके कितने पॉसिबल आइसोमर्स हैं? 2। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? मतलब जो है n, उसकी वैल्यू है 2, यानी नंबर ऑफ कायरल कार्बन भी 2 है। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ इट्स पॉसिबल आइसोमर्स विल बी 4। अब 4 इसके आइसोमर्स होंगे जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। अगर आप ये वाला मॉलिक्यूल देखें और ये वाला मॉलिक्यूल देखें, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के मिरर इमेज है। यानी कि ये वाला मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल का मिरर इमेज है, लेकिन इस पे सुपर इम्पोज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ देखें इसका जो क्लोराइड और हाइड्रोक्सल है वो दाएं तरफ है, 2 हाइड्रोजन बाएं तरफ है। लेकिन इसमें क्या है, जो क्लोराइड और हाइड्रोक्सल है वो बाएं तरफ है और हाइड्रोजन दोनों दाएं तरफ है। अगर हम इस वाले को उठा के बिल्कुल इसके ऊपर रखें तो इसका क्लोराइड जो है इसके हाइड्रोजन के नीचे आएगा, इसका OH इसके हाइड्रोजन के नीचे आएगा, और इसके दोनों हाइड्रोजन इसके क्लोराइड हाइड्रोक्सल के नीचे आएंगे। तो इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकते। तो ये दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हैं। ठीक है, अगर ये वाला डेक्सो रोटेटरी होगा तो ये वाला जो है ये लिवर रोटेटरी होगा। अब हम क्या करें, हम ना यहाँ पर एक कार्बन पे जो मतलब ज्योमेट्री है वो एज इट इज रहने दें, दूसरी कार्बन पे बदल दें। अगर आप अब यहाँ पर जरा देखें इस वाले में, अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं तो हमने क्या किया है, हमने ये जो नीचे वाली कार्बन है इसके ग्रुप्स को एज इट इज रहने दिया है। यानी इस कार्बन का OH दाएं और H बाएं था, इस कार्बन पे भी OH दाएं H बाएं है। लेकिन इस कार्बन पे हमने अरेंजमेंट बदल दी, यानी क्लोराइड को दाएं से बाएं कर दिया और हाइड्रोजन को बाएं से दाएं कर दिया। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि पिछले वाले में जो पीछे है उसमें जो क्लोराइड था वो इधर लगा हुआ था, हाइड्रोजन इधर लगा हुआ था। अब हमने हाइड्रोजन को दाएं कर दिया और क्लोराइड को बाएं कर दिया। ठीक है, यानी एक कार्बन पे हमने कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज रहने दी, दूसरी कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन बदल दी। तो अगर आप इसमें आप देखो, अगर हम इसका मिरर इमेज देखें क्या होगा, इसमें क्या है, OH दाएं तरफ है, यहां पर बाएं तरफ होगा। H जो है ये वाला ये बाएं तरफ है, यहाँ दाएं तरफ होगा। इस ये जो ऊपर लगा हुआ हाइड्रोजन ये दाएं तरफ है, यहाँ बाएं चला जाएगा। क्लोराइड जो बाएं है वो दाएं आ जाएगा।
ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, लेकिन एक दूसरे पर सुपर इम्पोजिबल नहीं है, ये भी एनेंटियोमर है। यानी कि अब इस मॉलिक्यूल के अंदर जो नंबर ऑफ आइसोमर्स हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव हैं, उनकी तादाद जो है टोटल 4 है, 1 2 3 4। ये भी आपस में एनेंटियोमर्स हैं, ये भी आपस में एनेंटियोमर्स हैं। ठीक है, अब हम अगर 1 वाले को 3 वाले से कंपेयर करें तो ये आपस में एनेंटियोमर नहीं है। एनेंटियोमर में पता क्या होता है, एनेंटियोमर में इस कार्बन पे जो दोनों ग्रुप्स है ना, वो उसके मिरर इमेज में, अगर ये दोनों ग्रुप्स बाएं तरफ हैं दाएं तरफ हैं, तो इसके मिरर में हमें मिरर इमेज में बाएं तरफ नजर आते हैं, और जो ग्रुप बाएं तरफ थे वो दाएं तरफ नजर आते हैं। यानी दोनों कार्बन जो है उनके ग्रुप्स अदला बदली हो जाती है। लेकिन अगर हम आप ये 1 वाले स्ट्रक्चर को तीसरे वाले से कंपेयर करें, 1 वाले को 3rd वाले से, एक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन वही है। यानी कि इस कार्बन पे OH जो है दाएं है, यहां पर भी दाएं है, हाइड्रोजन बाएं है, यहां पर भी बाएं है, मिथाइल नीचे है, यहां पर भी नीचे है। लेकिन एक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन बदल गई है। इसका जो क्लोराइड था दाएं तरफ था, इसमें क्लोराइड बाएं तरफ है। इसका हाइड्रोजन बाएं तरफ था, इसका हाइड्रोजन दाएं तरफ है। अगर एक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज हो और दूसरी कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन बदल जाए, तो इनको हम बोलते हैं डायास्टीरियोमर्स। ये आप देखो, डायास्टीरियोमर्स लिखा हुआ है। डायास्टीरियोमर्स क्या है, यहां लिखा हुआ है द स्ट्रक्चर 1 and 3। अगर आप यहां पर पढ़ सको तो, द स्ट्रक्चर 1 and 3 आर नॉट मिरर इमेज एनेंटियोमर, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन ये एनेंटियोमर्स नहीं है। द सेम इन इज द केस विद 2 and 4। ये 2 और 4 को भी आप देखो तो यहां पर आपको ऐसे ही नजर आना है। तो यहां पर आप देखो, इसका H जो है ये दाएं तरफ है, इसमें H जो है, 1 मिनट, इसका यहां पर, सॉरी, हाँ अब आप यहां पर देख सकते हैं कि ये वाला जो H है दाएं है, यहां पर भी H दाएं है, OH बाएं है, यहां पर भी बाएं है। ये वाली कार्बन, फर्स्ट वाली कार्बन पे तो कॉन्फ़िगरेशन वही है, दूसरी वाली कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन बदली है। जैसे हाइड्रोजन इसका दाएं है, इसका हाइड्रोजन बाएं है, क्लोराइड इसका बाएं था, यहाँ दाएं है। अगर एक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन वही हो लेकिन दूसरी कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन बदल जाए, सबसे पहले नंबर पे देखना है कि हमारे पास कंपाउंड के अंदर 2 कार्बन कार्बन होगी। ये हमारे पास कंपाउंड है, इसके पास 2 कार्बन कार्बन है। अगर 2 कंपाउंड बिल्कुल एक दूसरे के मिरर इमेज है, ये 2 कंपाउंड एक दूसरे के बिल्कुल मिरर इमेज है, लेकिन एक दूसरे पर सुपर इम्पोजिबल नहीं है, तो इनको बोलते हैं एनेंटियोमर्स। अब जो एनेंटियोमर्स होते हैं उसमें दोनों कार्बन पे, ये वाली कार्बन पे भी और ये वाली कार्बन पे भी, नीचे वाली पे भी ऊपर वाली पे भी, दोनों पे एनेंटियोमर में अरेंजमेंट बदल गई होती है। यानी इसका OH और इसका क्लोराइड दोनों दाएं तरफ थे, अब इसमें दोनों तरफ बाएं तरफ है, और दोनों हाइड्रोजन बाएं थे, वो यहाँ दोनों दाएं हैं। एनेंटियोमर में दोनों कार्बन, जो दोनों कार्बन कार्बन होती हैं, उसमें हम कॉन्फ़िगरेशन बदल देते हैं। लेकिन अगर आप ये 1 और 3 को कंपेयर करें या 2 और 4 को कंपेयर करें, 2 और 4 को, इसमें क्या है, एक कार्बन पे जो ग्रुप्स की अरेंजमेंट है, जो ग्रुप्स की कॉन्फ़िगरेशन है वो वही है, और दूसरी कार्बन पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बदल गई है। ठीक है, एक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन वही है और दूसरी कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन जो है बदल गई है। नीचे वाली कार्बन पे ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन वही है। या आप थोड़ा सा मजीद देख लें कि हाइड्रोजन दाएं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन दाएं, OH बाएं, यहाँ पर भी बाएं। नीचे वाली कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन वही है, ऊपर वाली कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन बदल गई, H दाएं था, यहाँ बाएं हो गया, क्लोराइड बाएं था, वो यहाँ दाएं हो गया। तो ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं डायास्टीरियोमर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है द डायस्टीरियोमर आर आइसोमर दैट आर नॉट एनेंटियोमर। यानी कि ये जो डायस्टीरियोमर्स होते हैं ये एनेंटियोमर नहीं होते, एंड दे हैव सेम कॉन्फ़िगरेशन एट वन कार्बन सेंटर बट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन एट द अदर। यानी एक कार्बन पे उनकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो वही होती है और दूसरी कार्बन पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मुख्तलिफ होती है। तो ऐसे कंपाउंड जो हैं उन्हें हम कहते हैं
कि ये डायस्टीरियोमर्स है। डायस्टीरियोमर होने के लिए कम से कम कितने कायरल कार्बन का होना जरूरी है? 2 कायरल कार्बन का। ठीक है, तो आई थिंक सो आपको ये भी पता चल गया होगा। अब हम कहते हैं कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो है 3 कायरल कार्बन है। ठीक है, तो अब उसके पॉसिबल आइसोमर्स कितने होंगे? अगर हम 3 उसके पॉसिबल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स जो हैं उसमें अगर 3 कायरल कार्बन है तो उसकी पॉसिबल आइसोमर्स की तादाद जो है 8 आ जाएगी, क्योंकि मैंने आपको जो अभी फार्मूला बताया है दैट इज, क्या लिखा हुआ है, 2 एक्सपोनेंट n। ठीक है, तो x, ये जो n है ये किसको शो कर रहा है? n शोज द नंबर ऑफ कायरल कार्बन। ठीक है, अब इसके बाद जो है यहां पर आपको एक लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, कंपाउंड्स विद 2 सिमिलर कायरल कार्बन। पहले क्या था? पहले जो दोनों कायरल कार्बन थी वो डिसिमिलर थी। डिसिमिलर कैसे? अब ये वाली कार्बन के साथ एक OH, एक H, एक मिथाइल और एक ये पूरा ग्रुप लगा हुआ था। ये वाली कार्बन पे OH की बजाय Cl लगा हुआ था, H लगा हुआ था, मिथाइल लगा हुआ था और ये पूरा ग्रुप लगा हुआ था। अब यहां पर देखें, ये वाली कार्बन के साथ जो है अगर ये OH लगा हो तो जो अरेंजमेंट इस कार्बन की है वही अरेंजमेंट इस कार्बन की आ जानी थी। यानी अगर हम कहते हैं ना कि यहाँ पर OH लगा हुआ है तो यहाँ पर अब क्योंकि ये वाली कार्बन के साथ जो है जो ग्रुप्स हैं वो इस कार्बन वाले नहीं है, तो इसलिए ये दोनों डिसिमिलर कायरल कार्बन है। अब हम देखते हैं कंपाउंड्स विद 2 सिमिलर कायरल कार्बन। अब आप इसको समझने के लिए ये वाला देखें, कार्बन के साथ एक OH है, एक H है, एक कार्बोक्सिल है और एक ये पूरा ग्रुप है। इसी तरह इस कार्बन के साथ एक OH है, एक H है, एक OH, एक H, एक ये कार्बोक्सिल और एक ये पूरा ग्रुप। यानी जो कार्बन के साथ ये 4 ग्रुप लगे हुए हैं वही इस कार्बन के साथ भी वही 4 ग्रुप लगे हुए हैं। अब ये वाला जो कंपाउंड है ना, सॉरी, ये वाला जो कंपाउंड है और ये कंपाउंड, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड। लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ऑप्टिकली एक्टिव क्यों नहीं है? मैंने आपको बताया था कि इनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री, अगर हम इसको सेंटर से काट दें तो ये वाला पार्ट बिल्कुल इस पार्ट का मिरर इमेज आ जाता है। अगर हम इस मॉलिक्यूल को सेंटर से क्या कर दें, कट कर दें 2 बराबर पार्ट्स में, तो ये वाला पार्ट बिल्कुल इस पार्ट का मिरर इमेज है। ठीक है, तो इसमें कायरल कार्बन होने के बावजूद क्या होगा? एक आयरन होगा, कंपाउंड इज एक आयरन। हालांकि कायरल कार्बन कितने? कायरल कार्बन 2 है। इस मॉलिक्यूल का नाम है टाटारिक एसिड। ठीक है, तो अब हम ये नहीं कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज ही, अच्छा सुपर इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनको कायरल नहीं कहेंगे। कायरल क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अब एक आपने याद रखना, एक टर्म बोलते हैं मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनमें कायरल कार्बन होने के बावजूद वो कंपाउंड्स कायरल ना हो, क्योंकि उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाए। तो यहां पर आप देखो ये वाले कंपाउंड हैं, दीज आर द मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड्स किन्हें बोलते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनमें कायरल कार्बन होने के बावजूद किसी सिमेट्री एलिमेंट की वजह से वो कंपाउंड जो है वो कायरल ना हो। इनमें कौन सी सिमेट्री है? इसमें भी और इसमें भी, दोनों के अंदर जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसलिए कंपाउंड्स में कायरल कार्बन होने के बावजूद कंपाउंड्स हैं वो एक आयरन होंगे, यानी प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम जो है एक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन वही रहने दें, दूसरी कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन बदल दें, अब यहां पर देखें इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, यानी यहां पर जो है हमने इस कार्बन पे और अरेंजमेंट जो है बदल दी। अब ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं और सुपर इम्पोसिबल नहीं है और ना इनमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, तो ये वाले कंपाउंड जो है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा तो ये लिवो रोटेटरी होगा।
क्योंकि एक अब ये वाला जो कंपाउंड है और ये वाला जो कंपाउंड था ये एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स हैं। ये डायस्टीरियोमर्स कब बोलेंगे? जब एक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन जो है वही रहे। यहां पर आप देखो ऊपर वाली कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन वही है, लेकिन नीचे वाली कार्बन पे हमने कॉन्फ़िगरेशन बदल दी। OH बाएं तरफ कर दिया, H दाएं तरफ कर दिया, H दाएं तरफ चला गया, OH बाएं तरफ चला गया। तो ये वाला इसका जो है डायस्टीरियोमर है। अच्छा, जब हम इस कंपाउंड का डायस्टीरियोमर बनाते हैं तो अब यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्योंकि नहीं होती, प्लेन ऑफ सिमेट्री की एब्सेंस की वजह से अब ये कंपाउंड जो है कायरल होगा। और ये इसका मिरर इमेज जो है, अगर मिसाल के तौर पर ये वाला डेक्सट्रोरोटेटरी है तो इसका जो मिरर इमेज है जो उस पर सुपर इम्पोजिबल नहीं है। अब सुपर इम्पोजिबल क्यों नहीं है? क्योंकि OH जो है वो H के नीचे आएगा, OH जो है इस H के नीचे आएगा, ये वाला OH के नीचे H आएगा और ये OH के नीचे H आएगा। अब ये आपस में एंटियोमर्स हैं, एक डेक्सट्रोरोटेटरी है तो दूसरा लिवोरोटेटरी होगा। अब इसके नंबर ऑफ पॉसिबल जो हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, उनको हम अब इस फार्मूला से कैलकुलेट नहीं कर सकते 2 पावर n। वैसे तो पॉसिबल जो आइसोमर्स हैं अब उनकी तादाद पहले की तरह 4 होनी चाहिए, लेकिन अगर ये केस आ जाए कंपाउंड विद 2 सिमिलर कायरल कार्बन आ जाए, यहाँ पर देखें दोनों सिमिलर कायरल कार्बन हैं, ये वाली कायरल कार्बन बिल्कुल इस कायरल कार्बन जैसी है, तो इसमें फिर जो नंबर ऑफ कह लें कि पॉसिबल ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं उनकी तादाद हम 2 एक्सपोनेंट n से कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ पॉसिबल कंपाउंड्स हैं उनकी तादाद जो है, अब यहाँ पर उन्होंने कितना लिखा हुआ है, यहाँ पर आप वैसे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की तादाद जो है वो 2 है। ये वाला कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है और ये वाला, और 2 कंपाउंड ऐसे हैं जो आप कह लें कि हैं तो इसके आइसोमर ही लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव है। पहले 4 डिफरेंट कंपाउंड बन रहे थे। अगर यहां लिखा हुआ है कंपाउंड विद 2 डिसिमिलर कायरल कार्बन एटम्स, यानी यहां पर 2 डिसिमिलर कायरल कार्बन एटम्स थे, उसके टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स वो कितने थे? 4। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स 4 थे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें पहले की तरह नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम्स 2 ही है, n की वैल्यू 2 ही है और आइसोमर की तादाद टोटल 4 ही आनी चाहिए, लेकिन यहां पर 4 नहीं आएगी। उसकी वजह यह है अब यहां पर ये वाला कंपाउंड बिल्कुल इस कंपाउंड जैसा है, ना ये ऑप्टिकली एक्टिव है ना ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, तो अब इसमें नंबर ऑफ आइसोमर्स 3 है, लेकिन जो नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स हैं वो सिर्फ 2 है। नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स जो है सिर्फ 2 है, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इसके 3 है। यहाँ पर मतलब जो है सिमेट्री एलिमेंट की वजह से मतलब नंबर ऑफ टोटल आइसोमर्स जो है उनकी तादाद जो है अब 2 एक्सपोनेंट n फार्मूला से वो कैलकुलेट नहीं की जा सकती। अब यहां पर आप फर्दर देखें, यहां पर उन्होंने एक और भी डेफिनेशन लिखी है मीजो कंपाउंड की। तो मीजो कंपाउंड क्या है? कंपाउंड, यहां पर आप देख लो, अ कंपाउंड विद कंटेन 2 और मोर कायरल कार्बन एटम्स, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा कायरल कार्बन होंगे, बट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपोजिशन। अब इसमें कोई अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कंपाउंड जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब यहाँ पर इंटरनल में क्या प्रॉब्लम है? इसमें इंटरनल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है। कंपाउंड में कायरल कार्बन होने के बावजूद ये कंपाउंड एक कायरल है क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसलिए these compounds are called मीजो कंपाउंड्स। तो इनको हम मीजो कंपाउंड्स कहते हैं। अब यहां पर आपको एक और डेफिनेशन भी मिलेगी जिसे कहा गया है एपीमर या एपीमराइजेशन। अब यहां पर एपीमराइजेशन को डिफाइन करने से पहले सबसे पहले देख लो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एट 1 कार्बन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग मोर देन 1 कायरल कार्बन एटम्स is known as epimerization and the product is known as epimer of original compound। अगर हम एक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन वही रहने दें और दूसरी कार्बन पे जो कॉन्फ़िगरेशन है उसे उलट दें, तो यहां पर आप देखो ये हमारे पास मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में क्या है
इसका नाम होगा अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3, ये टोटल 3 कार्बन है, ये प्रोपानोइक एसिड है। और इसकी सेकंड कार्बन पे, ये फर्स्ट कार्बन छोड़ के सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सल लगा हुआ है, इसका नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। ये 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड में अब यहाँ पर जो है उसमें कुछ इंटर कन्वर्जन आ रही है। पहले ये जो OH था ये दाएं तरफ था, लेकिन चेंजेस आने से क्या हुआ, जो OH है वो बाएं तरफ चला गया और जो H बाएं तरफ था वो दाएं तरफ आ गया। अब एक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन वैसी की वैसी है। अब ये वाली जो कार्बन थी इसका C डबल बॉन्ड वो बाएं तरफ था, OH दाएं तरफ था। यहां पर देख लें, C डबल बॉन्ड वो बाएं तरफ है, OH दाएं तरफ है। C डबल बॉन्ड वो बाएं तरफ, OH दाएं तरफ। एक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन वही रहे, लेकिन दूसरी वाली कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन उलट जाए। इसका पहले वाले में OH कहाँ था, दाएं, अब ये चला गया, जो हाइड्रोजन बाएं था वो दाएं आ गया। एक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन बदल जाए, दूसरी कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन वही रहे, तो इस अमल को हम कहते हैं एपिमराइजेशन। और ये वाला जो कंपाउंड है ये ओरिजिनल कंपाउंड का एपिमर है, यानी ये वाला ओरिजिनल कंपाउंड है और ये वाला जो कंपाउंड है ओरिजिनल वाले का एपिमर है। और ये एपिमर का बनना, ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं एपिमराइजेशन। ठीक है, यानी एक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन वही रहे और दूसरी कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन उलट जाए। अब यहां पर जो है एक और आपको मैं बात मेरा बताने का दिल कर रहा है। कल हमने ना RS नोटेशन पढ़ी थी, तो RS नोटेशन में आपको मैंने कहा था कि ये आपने कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन को 4 जिसके साथ डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं इनको आपने प्रायोरिटी देनी है। अब आप जो है इसमें क्लोराइड को प्रायोरिटी फर्स्ट देंगे, फिर इसके साथ ये भी कार्बन है ये भी कार्बन है, लेकिन कार्बन के साथ ये OH है, इसकी प्रायोरिटी सेकंड आ जाएगी। इस वाली कार्बन की प्रायोरिटी थर्ड आ जाएगी और ये प्रायोरिटी फोर्थ आ जाएगी। फोर्थ वाले को इग्नोर कर दे, बाकी 3 को आप अरेंज करके देखें, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये क्लॉकवाइज एरो घूम रहा है। ऊपर वाली कार्बन के लिहाज से ये आ गया R। दोबारा देख ले, ये 1, ये 2, ये 3, तो ये क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये आ रहा है ऊपर वाली कार्बन के लिहाज से। इसी तरह आप नीचे वाली कार्बन के लिहाज से देख लें, इसके साथ ये एक ऑक्सीजन लगी है, इसके साथ एक ऑक्सीजन है फर्स्ट, ये भी कार्बन ये भी कार्बन, लेकिन ये कार्बन के साथ क्लोराइड है, ये 2, ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, ये 3, और ये वैसे हाइड्रोजन था 4। इसको देखें 1 2 3, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इसका क्या होगा, इट इज S। यानी इस कंपाउंड की जो कॉन्फ़िगरेशन है ये RS है, यानी ऊपर वाली कार्बन R और नीचे वाली कार्बन S। अब एक ही कंपाउंड के अंदर दो मतलब जो है कार्बन कार्बन है, तो दोनों को आपने लहदा से प्रायोरिटी देनी है। तो क्या आप लोगों को ये वाली बात जो है समझ आ गई है, जो मैंने अब लास्ट में बताने की कोशिश की है? तो मैं आप लोगों को अलाउ कर देता हूँ, अब में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है वो पूछ सकता है। जिस भी बच्चे का हाथ खड़ा है वो क्वेश्चन पूछ ले, अलाउड है सब, अलाउड है सब। लेकिन क्वेश्चन पूछने के लिए आवाज का पहुंचना जरूरी है, आवाज किसी की नहीं आ रही। एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम जी बेटा। सर आपने जो एपिमराइजेशन बोला है, ये अगर हाँ आपने जब डायास्टीरियोमर्स समझाया तो आपने वो भी यही कहा कि मतलब एक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन अगर चेंज कर दें तो वो डायास्टीरियोमर्स दोनों बन जाते हैं एक दूसरे के। तो ये एपिमर्स भी हैं और डायास्टीरियोमर्स भी हैं। हाँ जी, दोनों कुछ ही हैं। लेकिन जो डायास्टीरियोमर्स हैं वो एपीमर्स हैं, जी लेकिन जो एपीमर्स हैं, जी पर मैंने बताया था वो डायास्टीरियोमर नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आप देखो इसमें जी सर।
ये वाली कार्बन का क्या कायरल कार्बन है? ये वाली कार्बन जी। नहीं सर, ये नहीं, कायरल कायरल कार्बन नहीं कार्बन है, ये भी मैं देख रही थी कि उन्होंने तो कहा था कि मोर देन 1 कायरल कार्बन, तो ये तो 2 कायरल कार्बन्स नहीं है, ये तो एक ही कायरल हाँ, कार्बन तो है। इसमें क्या है, इसमें 2 कायरल कार्बन है, लेकिन एक कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन जो भी थी वो कायरल थी या नहीं थी? एक कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन हमने वैसे ही रखी, चाहे वो कायरल थी जी, या वो कायरल नहीं थी, लेकिन ठीक दूसरी है। कार्बन की हमने कॉन्फ़िगरेशन बदल दी, सही तो है, ये एपीमर है। सही। अब है ये भी एपीमर ही, लेकिन अगर 2 कायरल कार्बन हो, एक कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन आप वही रखें, दूसरी कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन आप बदल दें, जी तो ये सर, डायस्टीरियोमर होंगे। डायस्टीरियोमर होने के लिए 2 कायरल कार्बन का होना और एक कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन का वही और दूसरी कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन का बदलना ज़रूरी है। सही है सर, लेकिन एपीमर के लिए दोनों कार्बन बेशक कायरल ना हो, दोनों ही कार्बन कायरल ना हो, सही, लेकिन एक कार्बन की जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो वही रहे, दूसरे कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन बदल जाए, सही, तो वो एपीमर होगा। डायस्टीरियोमर भी एपीमर्स हैं, ठीक है? सही है सर। मतलब हर जो और डायस्टीरियोमर किस है, वो एपीमर है, लेकिन हर एपीमर जो है वो डायस्टीरियोमर नहीं है। हाँ जी, हर सही है सर। अरसलान लड़का है, लेकिन हर लड़का जो है वो अरसलान नहीं है, ऐसे ही होता है। जी सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी, एक बच्चा है ममूना, उसने भी क्वेश्चन पूछना है, लेकिन उसका हाथ खड़ा है आशीर्वाद देने के लिए। मैंने कहा है अनलॉक कर, अपना अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ ले। अगर ममूना बच्चा सुन रहा है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, और कोई और बच्चा क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वो पूछ ले, और अगर समझ आ गई है वो बता दे। फोन नहीं दसना किसी ने। आज मैंने ये यूनिट वाइंड अप करके भेजना है, क्योंकि बार बार वो कितने दिनों से मैंने यूनिट कंप्लीट करना था, आज तो यूनिट कंप्लीट मैं करके जाऊंगा। मेरा सर ख्याल है जी, आ किसी का गई कोई है क्वेश्चन समझ। नहीं है। बस सही है फिर, थैंक यू। अब इसके बाद जो है हम एक टॉपिक हमने पढ़ना है, वो टॉपिक है अभी बड़ा कमाल का। तो आप इसको समझने के लिए 1 मिनट हक नवाज भट्टी वाली बुक ओपन करने दें। ये हक नवाज भट्टी वाली बुक है, सभी को इसके नोट्स मैंने दिए हुए हैं। फिर बाद में बच्चे पूछते हैं कि हमारे पास बुक ही नहीं है, हमें तो समझ ही नहीं आ रही। कोई भी बुक है ना उसमें सिलेबस है, आप लोग कौन सा नसीब प्रेप के क्या वे वाली बुक ही लेनी है। टॉपिक्स होते हैं आप लोगों के, आप लोगों को जो मर्जी बुक पढ़ाई जाए। ये वही वाला नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, वही वाला जो मैंने बताया। अब इसकी तादाद कैसे कम होगी, ये सारा यहाँ लिखा हुआ है, रिलेटिव एब्सोल्यूट वाला लिखा हुआ है, ये हमने कल पढ़ लिया हुआ था। आज हमने पढ़ना है रेसिमिक मिक्सचर और रेसिमाइजेशन। तो ये हमारा जो है ना लास्ट टॉपिक है फिफ्थ सेमेस्टर वालों का, फर्स्ट वालों के साथ। और जो है ये फर्दर जो है, 1 मिनट, यहाँ पर जो है बेटा, फॉर एग्जांपल अब हमारे पास डेक्स्ट्रोरोटेटरी एनेंटियोमर और लिबोरोटेटरी एनेंटियोमर का मिक्सचर है। एक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड या कायरल कंपाउंड आप कह लें, लेकिन उसके हमने दोनों एनेंटियोमर बराबर बराबर डाले हुए, यानी डेक्स्ट्रोरोटेटरी एनेंटियोमर भी 50% डाला हुआ है, लिबोरोटेटरी एनेंटियोमर भी 50% डाला हुआ है, यानी दोनों एनेंटियोमर जो है 50-50 है। अब जब हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लिबोरोटेटरी दोनों 50-50 लेके, दोनों 50-50 लेके जब हम उसमें से प्लेन पोलराइज लाइट पास करते हैं, तो फिर प्लेन पोलराइज लाइट जो है वो जब एंड पे हमें पोलैरिमीटर से आउट आउट होती महसूस मतलब होती है,
तो उसका प्लेन रोटेट नहीं होता। जब हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो है जिसमें दोनों एनेंटियोमर 50-50 हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी भी और लीवर रोटेटरी भी, जब हम उसको उसमें से प्लेन पोलराइज लाइट पास करते हैं तो प्लेन पोलराइज लाइट को वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो है वो रोटेट नहीं करता। उसमें से जो लाइट होती है वो अनरोटेटेड या मतलब कह लें कि डिस्टर्ब जो है वो बाहर आ जाती है। तो ऐसा जो मिक्सचर है जिसमें दोनों ऑप्टिकली एक्टिव जो एनेंटियोमर्स हैं 50-50 हो और वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट ना करे, तो इस मिक्सचर को हम रेजिमिक मिक्सचर कहते हैं। और रेजिमिक मिक्सचर बनाना जो है रेसिमाइजेशन कहलाता है। अब उसकी वजह ये होती है क्योंकि अगर डेक्स्ट्रोरोटेटरी जो एनेंटियोमर है अगर लाइट को 3 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो अगर वो 50 है तो दूसरे वाला जो है जो आइसोमर होगा यानी जो लीवर रोटेटरी होगा वो भी उसमें 50% पड़ा होगा और वो लाइट को 3 डिग्री ही एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा। यानी मैंने बताया कि अगर जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी एनेंटियोमर है वो लाइट को अगर 3 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो उसी मिक्सचर के अंदर जो लीवर रोटेटरी होगा वो लाइट को 3 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा। तो लाइट जो है वो नेट रोटेशन उसकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि दोनों जो एनेंटियोमर्स हैं एक दूसरे की जो रोटेशन है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आप पढ़ो रेजिमिक आर रेसिमेट्स आर रेजिमिक मिक्सचर इज इक्विमोलर मिक्सचर। इक्विमोलर का मतलब है आपने दोनों को इक्वल अमाउंट में लेना है, ठीक है। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ 2 एनेंटियोमर्स यानी 2 एनेंटियोमर जो है वो इक्वल अमाउंट में होंगे। सेंस रेसिमिक मिक्सचर कंटेन 2 नंबर ऑफ इक्वल नंबर ऑफ डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लीवर रोटेटरी मॉलिक्यूल। अब उसके अंदर क्या है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी एनेंटियोमर के अगर जितने मॉलिक्यूल हैं उतने लीवर रोटेटरी एनेंटियोमर के मॉलिक्यूल हैं। और आगे यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा है, द नेट ऑप्टिकल रोटेशन इज 0। तो उसमें नेट ऑप्टिकल रोटेशन 0 होगी और इसको हम पॉजिटिव नेगेटिव से शो करते हैं, यानी डेक्स्ट्रोरोटेटरी को पॉजिटिव से लीवर रोटेटरी को नेगेटिव से। और ऐसा जो कंपाउंड होगा उसको प्लस माइनस दोनों साइन लगा के वो शो किया जाता है, ठीक है। तो अब जो है कंपाउंड के अंदर जो है डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवर रोटेटरी क्योंकि दोनों 50-50 होते हैं इसलिए ओवरऑल उस कंपाउंड की जो नेट रोटेशन होती है वो 0 होती है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेसिमिक मिक्सचर जो है वो हम बनाते कैसे हैं। सबसे पहले उन्होंने लिखा हुआ है कि जब हम कंपाउंड तैयार कर रहे होते हैं ना, तो कंपाउंड की तैयारी के दौरान लेबोरेटरी के अंदर जब हम कंपाउंड सेंसिटाइज कर रहे होते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली एनेंटियोमर बन जाते हैं दोनों। जैसे यहाँ पर उन्होंने एस्टल्डिहाइड का हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करवाया, ये एस्टल्डिहाइड है, इसका हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करवा रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है, C डबल बॉन्ड O है। उन्होंने कार्बन की जगह ऑक्सीजन लगा दिया और ऑक्सीजन की जगह कार्बन लगा दिया। जब हम HCN का रिएक्शन करवाएंगे तो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से लग जाएगा और कार्बन के साथ जो है CN लग जाएगा और हमारे पास जो है कार्बन ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड होगा वो टूट के सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर आप देखो इस कार्बन के साथ जो है वो CN लग गया, कार्बन के साथ CN लग गया और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लग गया। अब ये हमारे पास जो है मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। इसका नाम है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल। अब इसमें ये कार्बन जो है ये कायरल है क्योंकि इसके साथ एक CN है, एक CH3 है, एक OH है, एक H है, ये कायरल कार्बन है। अब इसमें वो कहता है दोनों एनेंटियोमर बराबर बराबर बनते हैं यानी पॉजिटिव नेगेटिव। अगर हम इस CN की हाइड्रोलाइसिस करें, CN ग्रुप जो है इसकी हाइड्रोलाइसिस जब हम कराते हैं, इसका हम वाटर से रिएक्शन करवाते हैं तो CN जो ग्रुप है ये COOH में कन्वर्ट हो जाता है और ये हमारे पास मॉलिक्यूल जो प्रोड्यूस हुआ है दैट इज लैक्टिक एसिड, जो हमारे पट्ठों में जमा हो जाए हमारे मसल्स में तो हमें थकावट हो जाती है, जिसे आपने फटीक पढ़ा होगा। जो भी आप लोगों को पढ़ने की फटीक पैदा होती है ये वही वाली फटीक काज करने वाला मॉलिक्यूल है लैक्टिक एसिड। अब इसमें देखो ये है वैसे ऑप्टिकली एक्टिव ही, लेकिन अब जो हमने कंपाउंड सिंथेसाइज किया इसमें दोनों एनेंटियोमर तैयार हो गए और दोनों 50-50 तैयार हो जाएंगे। तो जितना डेक्स्ट्रोरोटेटरी तैयार होना है उतना लीवर रोटेटरी और नेट इसकी ऑप्टिकल रोटेशन कितनी आ जानी है, नेट ऑप्टिकल रोटेशन 0। इस तरह लिखा हुआ है थर्मल रेसिमाइजेशन। ये हमारे पास लीवर रोटेटरी है, ये नेगेटिव है। अगर हम इसकी ब्रेक डाउन कर दें हीट के जरिए, यहां से क्लोराइड निकल जाएगा। अब यहाँ देखें
कार्बन से क्लोराइड उतर गया। अब ये कार्बन और क्लोराइड अगर दोबारा कंबाइन होते हैं, जब कार्बन और क्लोराइड दोबारा कंबाइन होंगे, पहले वाला जो था वो प्योर लिबोरेटरी था, हीट के जरिए हमने इसको कार्बन को क्लोराइड से ब्रेक कर दिया, ये सेंटर वाली कार्बन को क्लोराइड से अलहदा कर दिया। जब कार्बन और क्लोराइड दोबारा रिकम्बाइन होंगे तो फिर दोनों एनेंटियोमर्स के बनने के चांसेस जो हैं वो 50-50 होंगे। क्लोराइड उधर से भी कंबाइन हो सकता है जिधर से पहले लगा हुआ था, यानी कि लिबोरेटरी, या बैक साइड से कंबाइन हो सकता है, यानी डेक्स्ट्रोरेटरी। अब इसके साथ पॉजिटिव आना है, अब क्योंकि दोनों 50-50 होंगे इसलिए नेट ऑप्टिकल रोटेशन 0 होगी। इसके बाद लिखा है थ्रू फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन। ये हमारे पास देखो, ये हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ये कार्बन के साथ क्लोराइड, एक मिथाइल, एक इथाइल और एक फिनाइल लगा हुआ है। यानी ये वाली कार्बन के साथ एक क्लोराइड, एक मिथाइल, एक फिनाइल, एक इथाइल लगा हुआ है। जब हम अगर इसका एंटीमनी पेंटा क्लोराइड से रिएक्शन करवाएं, एंटीमनी पेंटा क्लोराइड जो है ये वाला क्लोराइड ले लेगा, SbCl5 जो है जब ये वाला क्लोराइड ले लेगा तो SbCl6 नेगेटिव हो जाएगा, ये Cl नेगेटिव उसने ले लेने और इस कार्बन पे आ जाना पॉजिटिव चार्ज। यानी अब ये वाली कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब एंटीमनी ने 5 क्लोराइड पहले थे, अब एक और क्लोराइड ले लिया तो अब 6 क्लोराइड हो गए। अब इसने दोबारा जो क्लोराइड इसने लिया वो दोबारा इसने इसको देना है, तो जब इसको दोबारा क्लोराइड मिलेगा तो दोनों एनेंटियोमर लिखता है कि वो 50-50 बन सकते हैं। क्लोराइड जो है जहाँ पर पहले लगा हुआ था उसी साइड पे भी लग सकता है, उसकी ऑपोजिट साइड से भी लग सकता है, तो दोनों एनेंटियोमर जो है 50-50 होंगे। अब ये नेगेटिव नेगेटिव नहीं है, एक आपने नेगेटिव लिखना है, एक पॉजिटिव लिखना है, दोनों क्योंकि मिक्सचर जो है बन रहे हैं तो इसलिए ये मिक्सचर जो है रेजिमिक मिक्सचर होगा। अब इसके बाद लिखा हुआ है थ्रू फॉर्मेशन ऑफ इनोल। यहाँ पर आप देखो ये वाली कार्बन कायरल है क्योंकि इसके साथ एक हाइड्रोजन, एक फिनाइल, एक मिथाइल और एक ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है, तो ये वाली कार्बन जो है ये कायरल है, ये वाली कार्बन। यहाँ पर क्या हो जाए, ये वाला जो हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन से जाके लग जाए और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कार्बन कार्बन के दरमियान शिफ्ट हो जाए। यानी आप इसको जरा ध्यान से देखिएगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए, यानी जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन के दरमियान शिफ्ट हो जाए और कार्बन और ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वो किधर शिफ्ट हो जाए, ऑक्सीजन पे, और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन के साथ लग जाए। यहाँ पर आप देखो जब ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड जब कार्बन कार्बन के दरमियान शिफ्ट होगा तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जाने से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन जो है ये वाला हाइड्रोजन ले लेगी तो OH बन जाएगा। पहले ये वाला लिखा हुआ है कि रेक्टस कॉन्फ़िगरेशन है, अब इससे ये बन गया। जब दोबारा यहाँ से हाइड्रोजन जब इस कार्बन पे आके लगना है और जब यहाँ पर दोबारा रिएक्शन जो है वो मतलब कह लें कि यहाँ दोबारा डबल बॉन्ड आना है, यानी ये वाला हाइड्रोजन जो है यहाँ जो ऑक्सीजन पे गया था ये दोबारा कार्बन पे आ सकता है और कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान दोबारा डबल बॉन्ड बन सकता है। यानी ये जब इसने दोबारा इसमें रिवर्ट होना है, यहाँ पर देखें ना ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिवर्सिबल है, ये इसमें भी जा सकता है जब इसमें भी आ सकता है, जब ये दोबारा इसमें आएगा तो ये पॉसिबल है। यहाँ पर आप देखो पहले हाइड्रोजन कहाँ था, हाइड्रोजन नीचे था, मिथाइल ऊपर था, लेकिन जब ये दोबारा इसमें जा सकता है तो ये पॉसिबल है कि मिथाइल जो नीचे था वो जो ऊपर था वो नीचे चला जाए, हाइड्रोजन जो नीचे था वो ऊपर चला जाए, यानी जो पहले R था वो किस में कन्वर्ट हो जाए, S में। S जो है वो R में जा सकता है, R वाला S में आ सकता है, ये तीनों देख सकते हैं एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है। यानी ये वाला इससे होता हुआ इसमें और ये वाला इससे होता हुआ इसमें इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, फिर यानी ये इक्विलिब्रियम प्रोसेस है तो इनका वो बन जाएगा रेसिमिक मिक्सचर बन जाएगा और वो फिर प्लेन पोलराइज लाइट को प्लेन को रोटेट नहीं करेगा। हालांकि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होंगे लेकिन वो प्लेन पोलराइज लाइट को प्लेन को रोटेट नहीं करेंगे, तो ऐसे मिक्सचर क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड एज रेसिमिक मिक्सचर। यहां तक किसी को कोई इशू हो वो पूछ सकता है।
कोई क्वेश्चन है पूछ लें। अगर समझ आ गई है तो बता दें। आ गई है सर समझ। ठीक है, तो अब हम रेजिमिक मिक्सचर है क्या? रेजिमिक मिक्सचर है कि दोनों एनेंशियोमर जो है वो 50-50 हो, तो जितना एक एनेंशियोमर जो है वो क्लॉकवाइज लाइट को रोटेट करेगा उतना दूसरा एनेंशियोमर एंटी क्लॉकवाइज लाइट को रोटेट करेगा, तो नेट जो लाइट रोटेट होगी वो जीरो हो जाएगी, उसकी ऑप्टिक रोटेशन जीरो हो जाएगी। ऐसा मिक्सचर जिसमें दोनों एनेंशियोमर 50-50% हो और वो प्लेन पोलर लाइट को नेट रोटेट ना करे, तो दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एज रेजिमिक मिक्सचर। अब रेजिमिक मिक्सचर को बनाने का जो अमल है उसे रेसिमाइजेशन कहते हैं। ये हम खुद भी बना सकते हैं, और जब हम कंपाउंड जो है जब नॉन ऑप्टिकली एक्टिव से ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड तैयार कर रहे होते हैं तो दोनों जो एनेंशियोमर्स हैं नेचुरली तौर पर भी ऑटोमेटिकली बन सकते। अब जो है ना, एक लास्ट टॉपिक आप लोगों को इधर यहाँ लिखा हुआ है, ये सबसे लास्ट टॉपिक है, दैट इज रेजोल्यूशन ऑफ रेसिमेट्स। रेजोल्यूशन ऑफ रेसिमेट्स से मुराद है कि जो दोनों एनेंशियोमर्स हैं आपने उनको मिक्सचर से अलहदा करना है, यानी आपने उनको ऑप्टिकली इम्प्योर से ऑप्टिकल प्योर करना है, ऑप्टिकली प्योर करना है। यानी आप देखें ना कि रेजिमी मिक्सचर के अंदर जो है दोनों कंपाउंड जो है वो पड़े तो 50-50 हैं। अब आप उन दोनों 50-50 को अलग-अलग करना है, यानी उन दोनों कंपाउंड को सेपरेट करना है, एनेंशियोमर्स को सेपरेट करना है, तो दिस इज कॉल्ड एज रेजोल्यूशन ऑफ रेसिमेट्स। अब ये तरीका जो है कितने तरीकों से ये किया जा सकता है, इसके कुछ 4-5 यहाँ मेथड दिए हुए हैं। तो अगर आप सबसे लास्ट में देखें तो सबसे पहले से स्टार्ट कर लेते हैं। एक लिखा हुआ मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड जो है ना, सबसे पहले इसको इस्तेमाल किया था पास्चर नामी साइंटिस्ट ने। ये पास्चर आपने लॉइस पास्चर पढ़ा होगा। लॉइस पास्चर ने क्या किया, उसने ना रेजिमिक मिक्सचर अगर वो लिक्विड है उसको क्रिस्टलाइन कर लिया, यानी रेजिमिक मिक्सचर लिक्विड फॉर्म में अगर पड़ा हुआ था उसके अंदर कंपाउंड्स की क्रिस्टलाइजेशन करवा ली। अब लिवोरोटेटरी एनेंशियोमर के क्रिस्टल और तरह के बन गए, डेक्स्ट्रोटेटरी कंपाउंड के जो क्रिस्टल थे वो और तरह के बन गए। पहले वो जो रेजिमिक मिक्सचर था वो था लिक्विड, और उसने क्या किया जी, उसने इस लिक्विड के क्रिस्टल्स बना लिए। जो क्रिस्टल थे अब उसमें डेक्स्ट्रोटेटरी के भी क्रिस्टल बन गए, लिवोरोटेटरी के भी क्रिस्टल बन गए। डेक्स्ट्रोटेटरी के क्रिस्टल की जो शेप थी वो डिफरेंट थी किससे, लिवोरोटेटरी वालों से। फिर उसने क्या किया, फिर उसने एक मैग्नीफाइंग ग्लास लिया, मैग्नीफाइंग लेंस, और मैग्नीफाइंग लेंस लेके उसने बड़े गौर से क्रिस्टल को चुग चुग के, चुगना चुगना समझते हैं, चुगना चुगना मतलब एक एक क्रिस्टल को चुग चुग के अलहदा कर लिया। अब चुगा उसने किससे, अपनी चूंच से नहीं चुगा, उसके पास वो नहीं होती एक फोर्सेप होती है, शायद आपने फोर्सेप देखी होगी, शायद उसका नाम फोर्सेप ही है, मुझे याद नहीं है। ऐसे करके चिमटा सा होता है जिससे क्रिस्टल्स को चुगा जा सकता है, इस तरह करके। पहले उसने क्या किया, जो लिक्विड रेजिमिक मिक्सचर था उसको क्रिस्टलाइज करवा लिया, डेक्स्ट्रोटेटरी और लिवोरोटेटरी दोनों के क्रिस्टल बन गए। डेक्स्ट्रोटेटरी के क्रिस्टल की शेप और थी, लिवोरोटेटरी के क्रिस्टल की शेप और थी। फिर उसने, क्योंकि क्रिस्टल की शेप जो है वो बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, उसने एक मैग्नीफाइंग ग्लास लिया, वो ऐसे करके जो ग्लास होता है मैग्नीफाइंग लेंस, उसने मैग्नीफाइंग लेंस से क्रिस्टल को गौर से देखा, जो लिवोरोटेटरी वाला था उसको इस फोर्सेप से चुग के अलहदा टोकरी में डाल दिया, अलहदा कोली में डाल दिया, और लिवो डेक्स्ट्रोटेटरी को अलहदा कोली में और लिवोरोटेटरी को अलहदा कोली में। तो इस तरह उसने मैकेनिकली दोनों क्रिस्टल्स को, डेक्स्ट्रोटेटरी और लिवोरोटेटरी को कर लिया अलहदा अलहदा। इसको कहा जाता है मैकेनिकल मेथड। एक लिखा होता है डिफरेंशियल अब्जॉर्प्शन मेथड। डिफरेंशियल अब्जॉर्प्शन मेथड ये बेसिकली ना क्रोमेटोग्राफिक मेथड है। ये आपने क्रोमेटोग्राफी की होगी। क्रोमेटोग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो दोनों कंपोनेंट्स होते हैं वो डिफरेंट स्पीड से फ्लो करते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास पेपर स्ट्रिप है, यहाँ पर हमने रेजिमिक मिक्सचर लगा देना है।
रेजिमिक मिक्सचर जब हम लगाएंगे तो अब जब हम इसमें सॉल्वेंट जो है वो फ्लो करवाएंगे या मोबाइल फेज फ्लो करवाएंगे, तो मोबाइल फेज जब फ्लो करेगा तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी जो है वो और स्पीड से पेपर पे फ्लो करेगा, लिवोरोटेटरी और स्पीड से फ्लो करेगा। यानी दोनों का जो ऑब्जॉर्प्शन रेट है, दोनों का जो फ्लो रेट है समझ लें, वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। डेक्स्ट्रोरोटेटरी जो है पहले यहाँ पर मिक्सचर में दोनों साथ पड़े होंगे, लेकिन जब हम इसमें मोबाइल फेज फ्लो करवाएंगे पेपर स्ट्रिप पे, तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी जो है वो और स्पीड से फ्लो करेगा, लिवोरोटेटरी और स्पीड से फ्लो करेगा। और हमें क्रोमेटोग्राफिक पेपर पे या जो भी क्रोमेटोग्राफिक साइट है, ठीक है, उस पे जो है वो दोनों अंशमर जो है वो अलग-अलग मिल जाएंगे। यानी हमने इस वाले में क्या किया है, बाय द क्रोमेटोग्राफी उसको अलग-अलग कर लिया डिफरेंशियल अब्जॉर्प्शन मेथड में। यानी हमने क्रोमेटोग्राफिक पेपर लिया, क्रोमेटोग्राफिक पेपर लेके रेजिमिक मिक्सचर डाला, जब मोबाइल फेज फ्लो करवाया तो डिफरेंट जो एनेंटियोमर थे वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लिवोरोटेटरी, उनका फ्लो रेट क्योंकि मोबाइल फेज के साथ डिफरेंट होगा, या स्टेशनरी फेज जो है उसके साथ कुछ की अब्जॉर्ब होने की एबिलिटी, स्टेशनरी फेज पे रहने की एबिलिटी ज़्यादा होगी किसी की। जो मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा अफिनिटी रखेगा वो आगे निकल आएगा, और जिसकी स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा अफिनिटी होगी वो पीछे रह जाएगा। यानी दोनों जो है वो मोबाइल फेज के साथ डिफरेंट डिफरेंट तरह से फ्लो करेंगे और दोनों अलग-अलग हो जाएंगे। ये है डिफरेंशियल अब्जॉर्प्शन मेथड। एक लिखा है एंजाइमेटिक मेथड। एंजाइमेटिक मेथड का मतलब है कि आपने रेजिमिक मिक्सचर में एंजाइम डाल देना, कोई फंगस डाल देनी है, कोई माइक्रोब डाल देना है। जैसे उन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो है एक फंगस का नाम लिखा हुआ है पेनिसिलियम गोलुकम ग्लैकोम, ये लिखा हुआ है। तो बेसिकली ना जो एंजाइम होता है वो एक एनेंटियोमर जो है उसको ख़त्म कर देता है, उसको डिकम्पोज कर देता है। और दूसरा हमारे पास हैगा रेजिमिक मिक्सचर, यानी डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लिवोरोटेटरी दोनों पड़े हुए हैं। जब हम इसमें कोई माइक्रोब डालते हैं या कोई एंजाइम डालते हैं, एंजाइम से जो है डेक्स्ट्रोरोटेटरी एनेंटियोमर को ख़त्म कर देता है, इसको डिकम्पोज कर देता है। और जब वो लिवोरोटेटरी को ख़त्म कर देगा तो पीछे रह जाएगा डेक्स्ट्रोरोटेटरी, या अगर वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी को ख़त्म कर देता हो पीछे लिवोरोटेटरी रह जाएगा। यानी इस मेथड में क्या होना है, इसमें एंजाइम हमने यूज़ करना है, एंजाइम ने एक एनेंटियोमर को तो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर देना है, इसलिए ये मेथड जो है वो यूज़फुल नहीं है। ये मेथड क्यों यूज़फुल नहीं है, क्योंकि इस मेथड में एक एनेंटियोमर जो है बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। हमने दोनों को सेपरेट करना है, ना कि डिस्ट्रॉय कराना है। हो तो जाता है वो, मतलब जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव से ऑप्टिकली एक्टिव, लेकिन एक बिल्कुल ही जो एंजाइम है वो एक एनेंटियोमर को ख़त्म कर देगा, दूसरा एनेंटियोमर जो है एज इट इज़ रह जाएगा, और फिर वो कंपाउंड जो ऑप्टिकली इनएक्टिव था रेजिमिक मिक्सचर की वजह से, उसमें एक एनेंटियोमर तो रहा नहीं, दूसरा एनेंटियोमर जो है वो लाइट को रोटेट करेगा। तो ये है हमारे पास एंजाइमेटिक मेथड, ये बिल्कुल फजूल है। मैकेनिकल मेथड से तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि चुक चुक के क्रिस्टल को लैदा करना बड़ा मुश्किल है। ये जो है ना, ये वाला मेथड क्या उसका नाम है, क्रोमेटोग्राफी वाला, ये फिर भी ठीक है। या जो सबसे बेहतर है दैट इज केमिकल मेथड। अब केमिकल मेथड को आपने ज़रा ध्यान से समझना है। अब ये हमारे पास है टटारिक एसिड। टटारिक एसिड जो है ये बेसिकली ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। टटारिक एसिड जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव है, और से इसके दोनों एनेंटियोमर पड़े हुए हैं 50-50, डेक्स्ट्रोरोटेटरी भी लिवोरोटेटरी भी, यानी ये रेजिमिक मिक्सचर है। अब हमने करना है इसके दोनों एनेंटियोमर्स को अलग-अलग। ये एसिड है, इसका हम रिएक्शन करवाएंगे बेस के साथ। ये आपको जो नजर आ रहा है ना सिनकोनाडीन, ये बेस है। अच्छा, एसिड जो है उसके डेक्स्ट्रोरोटेटरी लिवोरोटेटरी दोनों है, लेकिन जो बेस है उसका सिर्फ लिवोरोटेटरी है, उसका डेक्स्ट्रोरोटेटरी वाला नहीं है। यानी आपने जो बेस इस्तेमाल करनी है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, जो आपका एसिड है वो से उसका रेजिमिक मिक्सचर है। अब ये वाला जो बेस है इसके डेक्स्ट्रोरोटेटरी से रह करके अलहदा साल्ट बनाएगा, एसिड बेस रह करके साल्ट बनाते हैं ना, तो ये वाला जो इसका डेक्स्ट्रोरोटेटरी है इसके लिवोरोटेटरी से रह करके अलहदा साल्ट बनाएगा, और इसके वाला जो लिवोरोटेटरी है वो इस बेस से मिलके, यानी यहाँ पर देखें
यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा है कि एसिड का डेक्सट्रोटेटरी ने बेस के लिबोरोटेटरी से मिलकर अलहदा साल्ट बनाना है, और इसका जो लिबोरोटेटरी है इसने इसके लिबोरोटेटरी से मिलकर अलहदा साल्ट बनाना है। अब यहाँ पर दो तरह के साल्ट का मिक्सचर बन जाएगा। इसका डेक्सट्रोटेटरी ने इसके लिबोरोटेटरी से मिलकर एक साल्ट बनाया, इसका लिबोरोटेटरी इसके लिबोरोटेटरी से मिलकर अलहदा साल्ट, ये मिक्सचर ऑफ साल्ट है। अब इन दोनों साल्ट्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो डिफरेंट होगा। हम इनको फ्रैक्शनल या इनकी कह लें सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होगी। ये वाला जो एक कंपाउंड है, एक साल्ट है, से ज़्यादा सॉल्युबल है, ये वाला जो है कम सॉल्युबल है, तो हम इनको अलग-अलग कर लेंगे क्योंकि इन दोनों की सॉल्युबिलिटी जो है वो एक जैसी नहीं है। तो अगर हम सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस की बुनियाद पे कंपाउंड को अलग-अलग कर लें, इसकी सॉल्युबिलिटी इसकी सॉल्युबिलिटी से अलग है, ये एक ज़्यादा सॉल्युबल है, कम सॉल्युबल है, ये ज़्यादा सॉल्युबल है, ये कम है, तो सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस की बुनियाद पर अलग-अलग कर लें, तो हमारे पास दोनों साल्ट जो है वो प्योर अलग हो जाने। एसिड का पॉजिटिव बेस का नेगेटिव वाला साल्ट और एसिड का नेगेटिव बेस का नेगेटिव वाला साल्ट, यानी ये वाला साल्ट इस साल्ट से क्या हो गया, अलग हो गया। फिर जब हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे जब हम इसकी क्या करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस, तो क्या होगा, साल्ट जो होगा उसमें से बेस उतर जाएगी और प्योर एसिड रह जाएगा। ये देखें डेक्सट्रो इस साल्ट में क्या था, एक मिनट जरा, बिला वजह लोगों ने माइक अपना ओपन कर लिया फजूल ही। क्या है अब इसके अंदर यहाँ पर क्या है, जो एसिड है उसका डेक्सट्रोटेटरी मौजूद था, हमने इसमें से बेस अलहदा कर ली इसकी यानी साल्ट को हमने दोबारा एसिड में कन्वर्ट करना है। तो साल्ट को एसिड में कन्वर्ट करने का तरीका होता है कि हाइड्रोलाइसिस करवा लें, तो साल्ट जो है उससे बेस रिमूव हो जाएगी, पीछे एसिड का जो एनेंटियोमर रह जाएगा, दैट इज डेक्सट्रोटेटरी एनेंटियोमर, क्योंकि ये डेक्सट्रोटेटरी था। और जब हम इसमें से बेस अलहदा कर लेंगे तो जो एसिड का एनेंटियोमर आ जाएगा वो लिबोरोटेटरी वाला आ जाएगा। इस तरह हमें प्योर लिबोरोटेटरी एनेंटियोमर और प्योर डेक्सट्रोटेटरी एनेंटियोमर जो है वो मिल जाएगा बाय द केमिकल मेथड। ठीक है, तो ये था हमारा तरीका। तो अगर जो है फॉर एग्जांपल एसिड का रेजिमी मिक्सचर है तो आप बेस यूज़ करते हुए कर सकते हैं। अगर आपके पास बेस रेजिमिक है तो आप फिर एसिड यूज़ करते हुए सेम मेथड यूज़ कर सकते हैं। मतलब देखिए ना, यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि बेस आपके पास रेजिमिक है, बेस जो है उसका डेक्सट्रोटेटरी लिबोरोटेटरी है, आप एसिड लेते हैं उसका डेक्सट्रोटेटरी वाला से ले लेते हैं, तो एसिड का डेक्सट्रोटेटरी बेस के डेक्सट्रोटेटरी से अलहदा साल्ट बनाएगा, एसिड का जो डेक्सट्रोटेटरी होगा बेस के लिबोरेटरी से मिलके अलहदा साल्ट बनाएगा। अब ये दोनों अलहदा साल्ट्स होंगे, इनका मिक्सचर बन जाएगा, फिर इनको हम फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन के जरिए अलहदा कर लेंगे। फिर जब हम इनकी हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो हाइड्रोलाइसिस करवाने से एसिड जो है वो फिर उतर जाएगा और फिर बेस के जो डेक्सट्रोटेटरी और लिबोरेटरी प्योर जो एनेंटियोमर्स हैं वो हमें मिल जाएंगे। अब इसके बाद जो है उन्होंने एक टॉपिक दिया हुआ है ऑप्टिकल प्योरिटी। अब आपके पास से के दोनों एनेंटियोमर मौजूद हैं लेकिन दोनों 50-50 नहीं है। अगर दोनों 50-50 हो तो ऑब्जर्व्ड जो रोटेशन है वो 0 है। से हम कहते हैं कि एक एनेंटियोमर है ये वाला डेक्सट्रोटेटरी, ये वाला एनेंटियोमर है लिबोरोटेटरी, ये 3 डिग्री क्लॉकवाइज लाइट को रोटेट करता है, ये 3 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लाइट को रोटेट करता है। अगर ये प्योर हो ना तो कितनी रोटेशन करते हैं, 3 रोटेशन, यानी ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ प्योर सैंपल की 3 है। अब हमारे पास दोनों का 50-50 है, अगर 50-50 है तो ऑब्जर्व जो रोटेशन होगी दैट विल बी द 0 और 100। इसका मतलब है इसकी ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी आनी है, 0% आनी है। ऑप्टिकल प्योरिटी 0% का मतलब 0 का मतलब ये होगा कि दोनों एनेंटियोमर जो है 50-50 है। अब एक एनेंटियोमर जो है अगर 45 है, दूसरा एनेंटियोमर जो है वो 55 है, तो कुछ ना कुछ ऑप्टिकल रोटेशन आएगी। डेक्सट्रोटेटरी हम कहते हैं लेट्स से कि 55 है और लिबोरोटेटरी जो है लिबोरोटेटरी वो 45 है, डेक्सट्रोटेटरी 55, डेक्सट्रोटेटरी और लिबोरोटेटरी 45, क्या होगा, अब नेट ऑप्टिकल रोटेशन कोई ना कोई आएगी। क्यों कोई ना कोई आएगी, क्योंकि डेक्सट्रोटेटरी के मॉलिक्यूल जो है लिबोरोटेटरी वालों से ज़्यादा है। अब फॉर एग्जांपल वो आती है 0.1 आ जाती है, प्योर की कितनी आनी थी, 3 आनी थी।
अब ये थोड़ी सी क्यों आई है, क्योंकि डेक्सट्रोरोटेटरी थोड़ा सा ज़्यादा है, इसका कोई ना कोई आंसर आ जाना है, तो हमें पता चल जाना है कि वो कंपाउंड है वो कितना ऑप्टिकली प्योर है। अगर मिसाल के तौर पर जो ऑब्जर्व्ड रोटेशन है वो भी 3 आ जाती है, प्योर की भी 3 है इंटू 100, इसका मतलब है कि वो 100% प्योर है, दूसरा एनेंटियोमर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, एक यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है एनेंटियोमेरिक एक्सेस। एनेंटियोमेरिक एक्सेस, एनेंटियोमेरिक एक्सेस से क्या मुराद है कि एक एनेंटियोमर दूसरे एनेंटियोमर के मुकाबले में कितना ज्यादा है। अब यहाँ पर देखें ना, वो कहता है कि जो डेक्सट्रोरोटेटरी है वो लेट्स से 57.5% है और लिवोरोटेटरी 44.5% है। तो इसका मतलब ये है कि जो डेक्सट्रोरोटेटरी है वो एक्सेस में है देन द लिवोरोटेटरी। डेक्सट्रोरोटेटरी देखें ना 57 है और लिवोरोटेटरी 44 है, तो इसका मतलब है कि जो डेक्सट्रोरोटेटरी है वो उसकी एनेंटियोमेरिक एक्सेस है। ठीक है, एनेंटियोमेरिक एक्सेस को ई से शो किया गया, ई फॉर एनेंटियोमेरिक और अगले ई का मतलब एक्सेस, एनेंटियोमेरिक एक्सेस। ये एक उन्होंने दिया हुआ है एपिमराइजेशन। लो जी, आप लोगों का ये यूनिट हो गया मुक, और ये जो 5th सेमेस्टर वाले हैं इनके 2 टॉपिक और हैं लेकिन वो उन्होंने ही पढ़ने हैं। ठीक है, और उनको ये वाले टॉपिक पढ़ाने हैं, वाल्डन इन्वर्जन पढ़ाना है, एसिमेट्रिक सिंथेसिस पढ़ानी है, और इसके अलावा स्टीरियो आइसो ये तो मैंने पढ़ा दिया हुआ है। इसके अलावा एक और है स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। ये 2-3 टॉपिक हैं जो बस एक लेक्चर में उनके मुकम्मल हो जाने, तो इंशाल्लाह वो कल अपने लेक्चर में ये वाले तीनों टॉपिक कल ही पढ़ लेंगे, यानी कल ही पढ़ के ना वो 5th सेमेस्टर वाले, अब 5th सेमेस्टर वालों ने अपना लेक्चर जो है ना उन्होंने अपना लिया करना है, जो फर्स्ट वाले हैं उन्होंने अपना लिया करना है। आज मुकम्मल हो गया, दोनों के रास्ते जो है 5th और फर्स्ट वालों के जुदा जुदा हो गए। अटेंडेंस लेने वाले अटेंडेंस ले ले, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछने क्वेश्चन पूछ ले, बता दे समझ आई या नहीं आई, ताकि हम जो है लेक्चर को ओवर कर सके। किसी का कोई क्वेश्चन है जज़ाकल्लाह, 1 घंटे में नहीं मुका दिया। सर जी, हाँ जी। सर जी जो जो आपने कहा है कि मतलब जो मतलब प्योर सैंपल है उसको हमने 3 ही क्यों लेना है? और मैंने मिसाल दी है 3 उसकी ऑप्टिकल रोटेशन है, आप 100 ले लो। अगर वो 100 डिग्री रोटेट करता है डेक्सट्रोरोटेटरी अच्छा, सही क्लॉकवाइज, सही है सर, एंटी क्लॉकवाइज अगर -100 डिग्री करेगा, वो तो मैंने सही है मिसाल ली है भाई। सही है सर। अल्लाह यार, अल्लाह यार, आपने बेटा कोई यस सर। क्वेश्चन पूछना है तो समझ नो समझ आई कि सर। नहीं? जी जी सर, क्लियर है। और जो जोलॉजी वालों की जीआर है वो है यहाँ पर, उसका नाम होता है ईमान। ये है शायद, नहीं वो तो राशद है, ये है ही नहीं। सर उसकी उसने वो क्लास कहते हैं लीव कर दी, डेली, उसकी है ना सर, पैकेज खत्म हो गया सर उसका। ओ वाह तेनों एडवांस ही पता वा। देखो यार, आपका पैकेज लगा हुआ है? मेरा नहीं खत्म होता सर। अच्छा, जी सर, लॉन्ग लॉन्ग लाइफ है सर। क्या? जी सर, मेरे का लॉन्ग लाइफ है मेरे पैकेज सर। अच्छा, और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है पूछ ले। सर लेक्चर आज का रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं सर? ओ यार आप देखो कितने जो ये आपको नजर आ रहे हैं, ये आमना बुरहान, रिमशा सर नईम, सर सबा शाकर, ये ये 5th सब सेमेस्टर रिकॉर्ड। वाले हैं सर, 5th सेमेस्टर वाले हैं सर। सर हाँ ये हाँ, 5th सेमेस्टर के हैं ये क्या है? सर, ये 5th सेमेस्टर के हैं सर सभी। और नहीं नहीं, 5th वाले के भी हैं ये, आप लोगों को रिकॉर्ड किया हुआ, यानी रिकॉर्ड होके सेव होना जरूरी है ना, वो चाहे 5th वाले जी रिकॉर्ड सर। करें चाहे फर्स्ट वाले, लेक्चर तो दोनों का सेम ओ, है ना। अब आपकी ओके क्लास में हो गया कोई भी सर। नहीं कर, क्या कर सकते हैं? अब जी आपकी सर ये क्लास में क्या एक है, भी बंदा नहीं है। जी सर ये 23 38 इन्हीं से ले लेंगे फिर से। ये भी तो देखे ना, ये एक बच्चा है
ये रिंशा नहीं, ये आपकी क्लास में 17-2 मेरा ख्याल है आपकी क्लास में नहीं, सर ये ये तो 50 केमिस्ट्री की वालों के है। बनते हैं, ये 50 की है। आप लोगों की क्लास में कोई भी नहीं है इसका मतलब? हाँ, अच्छा चलो कोई बात नहीं। कोई बात तो नहीं सर। ओके जी, टाटा। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर।